आज हम लोग पढ़ेंगे संघवाद के बारे में, फेडरलिज्म। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किया जाता है। इसमें दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त रूप से कार्य करती है, यानी स्वयंक्रिय। राज्य सरकार अपने काम को अपनी तरह से करते हैं, केंद्र सरकार अपने काम को अपने तरह से करते हैं। उनके अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है। संघवाद में जो अधिकार होता है केंद्र को और जो राज्य को, दोनों के बीच में भारतीय संविधान को रखा गया है और भारतीय संविधान के अनुसार राज्य अपने नियम नीति बनाते हैं, केंद्र अपने नियम नीति बनाते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। संघवाद के मुख्य तत्व: दोहरी सरकार प्रणाली। संघवाद के प्रमुख तत्व यानी दोहरी सरकार प्रणाली, जैसे यहाँ पर पहला हो गया केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इस तरह की प्रणाली को दोहरी सरकार प्रणाली कहा जाता है। संघवाद की दूसरी बिंदु: संविधान की सर्वोच्चता। संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करते हैं, लेकिन अपनी मनमानी नहीं कर पाए, इसलिए संविधान की जो सर्वोच्चता है, यानी दोनों को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, संविधान को माथा में रखते हुए काम करना पड़ता है। तीसरा है शक्ति का विभाजन। शक्ति, अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन है। जैसे भारत में संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूची में बांटा गया है। क्षमताओं का विकेंद्रीकरण किया गया है। पहला सूची में, संघ सूची में केंद्र सरकार की काम और उसके दायित्व होता है। दूसरे सूची में वैसे चीज होते हैं जो राज्य सरकार विकसित करते हैं या विकास करते हैं। तीसरी सूची में समवर्ती सूची वैसे सूची है जहां केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और विवादों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यानी ये न्यायपालिका भी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यह भी एक प्रकार की संघवाद की विशेषता है। संघवाद की और एक विशेषता है, वह है द्विसदनीयता। सदन दो होता है। अधिकतर संघीय व्यवस्थाओं में सदन दो होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। संघवाद के उदाहरण यदि हमें देने बोले तो भारत केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन अनुच्छेद 246 के तहत तीन सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। संयुक्त अमेरिका 50 राज्य और संघीय सरकार के बीच शक्ति विभाजित है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि भी संघीय व्यवस्था पर अपनाने वाले प्रमुख देश हैं। संघवाद एक संतुलित शासन प्रणाली है जो विविधताओं वाले देशों में स्थिरता और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। सामाजिक विज्ञान की और एक नई प्रश्न वो है बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है, इसकी लाभ और हानियों को चर्चा करें। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो एक नदी या जल स्रोत का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करती है, जैसे जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल नियंत्रण और बाढ़ नियंत्रण।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य नदी के पानी का सर्वोत्तम उपयोग करना है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना की कई लाभ है, जैसे सिंचाई। कृषि क्षेत्र के जल को आपूर्ति करने के लिए सिंचाई में मदद मिलती है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है। दूसरा, पेयजल आपूर्ति। नदी से पानी खींचकर बड़े शहर और ग्रामीण इलाका में पीने के पानी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। तीसरा, बिजली उत्पादन। जल विद्युत परियोजना के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जाता है। देश की ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। चौथा, बाढ़ नियंत्रण। बड़े जलाशय और बांधों से बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जिससे जल स्तर को नियंत्रित किया जाता है। पांचवा, पर्यटन और नौवहन। जल स्रोत के आसपास पर्यटन की संभावना बढ़ जाती है, यानी लोग वहां देखने, घूमने, पिकनिक करने आदि करने जाते हैं। और नदियों पर नौवहन की सुविधा भी मिलती है, यानी बांध बना दिया जाता है नदी में, तो पानी भरा हुआ रहता है सालों भर, और नदी में नाव वहन की सुविधाएं चलती रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन। नदी के पानी का समुचित प्रबंधन करके प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। हानियां। अब हम लोग बहुउद्देशीय नदी परियोजना का हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पर्यावरणीय प्रभाव, यानी नदी के जलस्तर में बदलाव और प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं की जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय समुदायों पर प्रभाव। ऐसे परियोजना के कारण बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विस्थापित हो सकते हैं, जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। नदी का प्रदूषण। बड़े बांधों के निर्माण से नदी के पानी में प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे कुल जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाता है। भूस्खलन और भूतल के बदलाव। बांध और जलाशयों के निर्माण से भूतल में बदलाव हो सकता है, जिससे भूस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। पांचवा जो हानि है वह है आर्थिक बोझ। देश को एक परियोजना बनाने के लिए तथा उसको मेंटेन रखने के लिए आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, जो बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार बहुउद्देशीय नदी परियोजना की लाभ और हानि दोनों होते हैं। इनका प्रभाव स्थानिक परिस्थितियों एवं परियोजना की गुणवत्ता और प्रबंधन पर निर्भर करता है। नमस्कार, अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न रहेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध पर भारतीय उद्योगों का जो प्रभाव रहा, वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रभावित किया, जिसमें उद्योगों की वृद्धि और कुछ नकारात्मक परिणाम जो है वो शामिल था। पहला प्रभाव है औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय संसाधनों का उपयोग अपनी युद्ध मशीनरी को सपोर्ट करने के लिए, इससे भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, खासकर कपड़ा, लोहा, इस्पात और शस्त्र निर्माण जैसे उद्योगों में। भारतीय उद्योगों ने युद्ध की आपूर्ति में बढ़ोतरी की, जिससे कुछ भारतीय उद्योगपति के लिए नया अवसर उत्पन्न हुआ। उदाहरण स्वरूप
टाटा, बिरला जैसे उद्योगपति ने इस समय के दौरान अपने उद्योगों का विस्तार किया। दूसरा है स्थानीय उद्योगों का विकास। ब्रिटेन आयातित माल की आपूर्ति में रुकावट के कारण भारत में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिला। भारतीय उद्योग ने सैन्य आपूर्ति, वस्त्र, कागज और अन्य सामानों का उत्पादन शुरू किया। ब्रिटिश काल में भारतीय बाजार में विदेशी माल का प्रभुत्व था, लेकिन युद्ध के दौरान इसकी आपूर्ति बाधित हुई, जिससे स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिला। तीसरा है नौकरी और श्रमिक आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नौकरी और श्रमिक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे भारतीय कारखाना और उद्योगों में श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई, जिससे अस्थायी रोजगार का सृजन हुआ। हालांकि इन श्रमिकों की स्थिति कठिन थी और उनके अधिकारों के लिए कई श्रमिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। श्रमिकों की हालात और उनके अधिकारों को लेकर संघर्ष शुरू हुआ, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा के रूप में विकसित हुआ। आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समय भारत में आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति भी हुआ, क्योंकि युद्ध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ी। युद्ध के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए ब्रिटिश शासन ने भारतीय बाजारों से धन लिया। इससे वस्त्र और खाद्य वस्तुओं की कीमत बढ़ी। भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी हुआ और महंगे उत्पादन लागत की कारण कई उद्योगों ने उत्पादन में कठिनाई आई। पांचवा है सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय समाज में आर्थिक समानताएं बढ़ी, क्योंकि युद्ध के दौरान उद्योगपतियों ने और कारखाना मालिकों को फायदा हुआ, जबकि श्रमिक वर्ग गरीबों को अतिरिक्त कठिनाई झेलनी पड़ी। युद्ध ने भारतीय राजनीति को भी प्रभावित किया, क्योंकि उद्योग विकास और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज किया और औद्योगिक स्वायत्तता की मांग उठाई। निष्कर्ष: प्रथम विश्व युद्ध के उद्योगों को कुछ हद तक मजबूती दी, लेकिन इसके साथ ही यह असमानता, श्रमिक शोषण और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण के मुद्दों को भी उजागर किया। भारतीय उद्योगों का वास्तविक विकास स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद हुआ। राष्ट्रवाद में मुद्रण संस्कृति का भूमिका। राष्ट्रवाद में मुद्रण संस्कृति की भूमिका क्या है? यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। खासकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में मुद्रण संस्कृति ने केवल राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने में मदद की, बल्कि यह राष्ट्रवादी विचारों को और आंदोलनों के प्रसार का एक प्रमुख साधन बन गई। राष्ट्रीय जागरूकता का प्रसार। मुद्रण संस्कृति ने विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया। भारतीय भाषाओं में लिखे गए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनता में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जागरूकता और असंतोष फैलाया। बंगाली प्रेस जैसे समाचार पत्र, समाचार दर्पण और बंगाल गजट ने राष्ट्रीय और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया और भारतीयों को एकजुट करने का काम किया। दूसरा है स्वदेशी और धर्मनिरपेक्ष
विचारों का प्रचार। तो मुद्रण संस्कृति ने धर्मनिरपेक्षता को प्रचार किया, स्वदेशी विचारधाराओं को प्रोत्साहित किया, जो राष्ट्रवाद की दिशा में महत्वपूर्ण थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय नेताओं ने अपने लेखन के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को तेज किया। रविन्द्रनाथ टैगोर और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने अपनी लेखनी से लोगों को जागरूक किया और उन्हें एकजुट किया। तीसरा है प्रेस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। राष्ट्रवाद की मुद्रण संस्कृति में प्रेस का स्वतंत्रता था और इनकी योगदान कैसा था स्वतंत्रता में, तो ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस पर कड़े नियंत्रण था, लेकिन इसके बावजूद कई स्वतंत्रता सेनानी ने समाचार पत्रों का उपयोग स्वतंत्रता संग्राम को गति देने के लिए किया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम के प्रचार प्रसार में किया। इन समाचार पत्रों ने लोगों को जागरूक किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनका समर्थन जुटाया। जनता की भागीदारी में वृद्धि, यानी राष्ट्रवाद के समय मुद्रण संस्कृति ने जनता को और एक्टिवली भागीदारी निभाने की काम किए। जैसे मुद्रण संस्कृति ने साक्षरता और शिक्षा के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जनता को राष्ट्रवाद के विचारों और आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। समाचार पत्रों और पुस्तकों ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाया, जिससे आम लोगों की भागीदारी बढ़ी। संवाद और विचारों का आदान प्रदान। राष्ट्रवाद में मुद्रण संस्कृति एक संवाद और विचारों का आदान प्रदान करने के रूप में कार्य किया। मुद्रण संस्कृति ने विभिन्न विचारधारा आंदोलनों के बीच संवाद को संभव किया। लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों और उनके विरोध में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मिली, जिससे वे सक्रिय रूप से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बने। विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पत्रिकाओं और समाचार पत्रों ने भारतीय समाज में विविधता और एकता को बढ़ावा दिया। तो मुद्रण संस्कृति और इतिहास का संरक्षण। मुद्रण संस्कृति ने भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को सहेजने में मदद की। पुस्तकों और लेखों के माध्यम से भारतीय समाज ने अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को पुनः स्थापित किया, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव का एहसास हुआ। निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने और भारतीय समाज को एकजुट करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें स्वतंत्रता संग्राम के अद्भुत अग्रदूत बने। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में जागरूकता और संघर्ष की भावना उत्पन्न की। इससे भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सशक्त आवाज प्रदान की। ये प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम लोग जो प्रश्न हमारे सामने है वह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तार से लिखें।
तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम पहली बार 1986 में लागू हुआ था और बाद में इसमें 2019 में संशोधन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। महत्वपूर्ण प्रावधान: उपभोक्ता अधिकार, सुरक्षित उत्पाद प्राप्त करने का अधिकार, उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, किसी भी अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार, सुनवाई और त्वरित निवारण का अधिकार। यानी उपभोक्ता अधिकार जो है सुरक्षित उत्पादन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं जो है प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो किसी भी अनुचित व्यापारिक गतिविधि के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के अधिकार दिया गया है। ये जो अधिकार है, सुनवाई और त्वरित निवारण का अधिकार, इतने सारे उपभोक्ताओं को अधिकार के बारे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम देती है। उपभोक्ता आयोग क्या है? तो उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए 3 स्तर है। यानी पहला स्तर का नाम है जिला आयोग, दूसरा स्तर का नाम है राज्य आयोग, तीसरा स्तर का नाम है राष्ट्रीय आयोग। पहला स्तर में 1 करोड़ रुपए तक के मामले जिला में किया जाता है। दूसरे स्तर यानी राज्य आयोग 1 से 10 करोड़ तक की अगर विचार होगा तो वो राज्य आयोग तक करेंगे। अगर 10 करोड़ से अधिक रुपए की मामला होगा तो वो राष्ट्रीय आयोग को सौंपा जाएगा। उपभोक्ता विवादों का निवारण कैसे होता है? तो यह एक सरल और तेजी प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान करने की प्रक्रिया होता है। वैकल्पिक विवाद निवारण होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर प्रतिबंध, भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई, नकली और कम गुणवत्ता वाले उत्पादों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है। ई कॉमर्स के लिए प्रावधान: ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद और सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ऑनलाइन धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं की सुरक्षा प्रदान करना। संशोधन अधिनियम 2019 के मुख्य बिंदु: उपभोक्ता अधिनियम को 2019 में संशोधन किया गया जिसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA का गठन हुआ, जिससे उपभोक्ताओं को अधिकारों की सुरक्षा और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बनाई गई एक नई प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है उपभोक्ता अधिकारों का विस्तार। ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन संबंधी मुद्दों को भी शामिल किया गया है। आजकल वर्तमान समाज में ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल खरीदारी ज्यादा हो रहा है, जिसको देखते हुए इस अधिनियम की संशोधन किया गया। यानी ऑनलाइन कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं और उसके बाद उसमें कोई फॉल्ट आता है, डिफॉल्ट आता है, तो आप कंज्यूमर फोरम में जाके केस दर्ज करा सकते हैं। भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त प्रावधान: लोगों को भ्रामक विज्ञापन दिया जाता है, यानी गलत प्रस्ताव दिया जाता है कि हम इसका सही उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो विज्ञापन भ्रामक है, यानी उस जो दिया जाता है वो होता नहीं है। तो झूठे और भ्रामक विज्ञापन देने वाले पर कड़ी सजा होने की प्रावधान भी उपभोक्ता अधिनियम पर है। चौथा है मध्यस्थता। विवाद समाधान प्रक्रिया को
तेज करने के लिए मध्यस्थता केंद्र की स्थापना किया गया है, जहां पर उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता। सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करना, उपभोक्ता को किसी भी अनुचित व्यवहार का शिकार होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करना। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? उपभोक्ता सीधे www.consumerhelpline.gov.in के माध्यम से लॉगिन करना होगा। उसके बाद निकटतम हो सकता है, दूसरा निकटतम उपभोक्ता आयोग में आवेदन दिया जा सकता है। तीसरा उचित दस्तावेज और सबूत के साथ शिकायत प्रस्तुत करनी होती है। यह अधिनियम उपभोक्ता को उनके अधिकार के प्रति सशक्त बनाता है और उन्हें न्याय प्राप्त करने में मदद करता है।